नमस्कार। प्रारब्ध पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं बाबा रामदास जी का। बाबा जी नमस्कार। जय हो भक्तों की जय हो। दर्शकों, और जी आज अभी अभी कुछ घंटे पहले एक खबर आई है। वो खबर आई है दूर देश कनाडा से। खबर यह है कि ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया में एक गोलीबारी के दौरान भारत के मोस्ट वांटेड 40 आतंकियों में शामिल हरदीप सिंह निज्जर साहब, उनको किसी अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दिया और उनकी मौत हो गई। हमारे कई दर्शक पिछले हमने जब वीडियो किया था लगभग इसी विषय पे किया था, और तब हत्या हुई थी या मौत हुई थी अवतार सिंह खांडा की यूके में, ब्रिटेन में, जो कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ थे। और ये साहब जो मरे हैं ब्रिटिश कोलंबिया में, खालिस्तान टाइगर फोर्स केटीएफ के चीफ थे। और पंजाब में टारगेट किलिंग के साथ ही साथ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा सहित बाकी जगहों पर भी अपराध में और अपराध के साथ साथ भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। बाबा रामदास जी, सबसे पहले आपसे दर्शकों की एक प्रतिक्रिया, लगातार पिछले वीडियो पे जब हमने बात किया था खांडा पर, तो उसमें दर्शकों की एक प्रतिक्रिया आ रही थी कि आप लोग इन देश विरोधी तत्वों को जी और साहब करके क्यों बोलते हैं। हालांकि हमने ये प्रयास किया बताने का कि ये व्यंग्यात्मक शैली है और ये व्यंग है और इसे आप समझें। तो हम भी देखिए बातचीत शुरू करते हुए मैंने हरदीप सिंह निज्जर साहब कह दिया, तो दर्शक इस बात को समझें। अच्छा सर, ये बताइए कि ये हरदीप सिंह निज्जर भारत का मोस्ट वांटेड था, अभी दिसंबर 2020 में चार्जशीट फाइल की थी, और सबसे बड़ी बात यह कि यह एक ऐसा व्यक्ति था जो भारत के बाहर जितने भी खालिस्तानी समर्थक और भारत विरोधी जो प्रदर्शन हुए उसका हिस्सा रहा, पन्नू के साथ इसका गठजोड़ रहा, बाकी सारी गतिविधियों में शामिल रहा। लेकिन उसके साथ ही साथ पंजाब की शांतिप्रिय और मोही जनता, जो भारत को आत्मसात ही नहीं करती बल्कि सात समंदर पार तक भारत की संस्कृति को न सिर्फ जीती है बल्कि फैलाती है और प्यार पाती है, उस पंजाब के मुंह पर दो कलंक लगाए। इसके ऊपर जो आरोप था वो था एक जालंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या का प्लान इसने रचा, और उसी के साथ साथ इसने रिपु दमन सिंह, सिख नेता, उनकी भी हत्या की। तो इसके लिए क्या हिंदू क्या सिख, ये केवल पंजाब के उस सुंदर और बहुभाषी बहुसंस्कृति चेहरे पर धब्बा लगाना चाहता था। देखिए, ये जो हिंदू प्रीस्ट एंड सिख नेता दोनों की जो हत्या का जो बैलेंस है ना, तो पहली बात तो ये जो रिपुदमन सिंह की हत्या है वो इनका आपसी कन्फ्लिक्ट है। जो इंट्रा गैंग राइवलरी है ना, वो तो था उसका नतीजा। और जहां तक हिंदू प्रीस्ट वाली बात है, पिछले कुछ सालों में सर जी, मैं टेक्निकल वजह से आपको रोक रहा हूं। दरअसल आपका जो ईयरफोन है वो माला से टकरा रहा है, तो एक दूसरे तरह की डिस्टर्बिंग आवाज आ रही है। अगर आप उसको सही कर लेंगे तो दर्शकों के लिए ज्यादा सुविधा होगी। अब बेहतर जी। तो पिछले कुछ सालों में ना आरएसएस लीडर्स की टारगेट किलिंग्स हुई हैं। और अगर आप आरएसएस लीडर्स की, उसके बाद जो शिवसेना का एक फ्रिंज एलिमेंट है पंजाब में, जो कि बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातें करके और ना हेट स्पीच करके जो है खुद को रिलेवेंट बनाए रखता है। वो उसी क्रम में जो सूरी की हत्या हुई थी। तो पर इससे पहले आरएसएस की लीडरशिप की एक के बाद एक टारगेट किलिंग्स हुई हैं, और लगभग उनकी संख्या है जहां तक मुझे याद आता है 7, और जो कि फगवाड़ा, फिल्लौर, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर तक हुई हैं। तो तब ये सारी कॉन्स्पिरेसी जो थी वो
अमेरिका और कनाडा में हैच हुई थी। अगर अभी हम देखें तो पिछले कुछ सालों में एंटी इंडिया और पंजाब में जो खालिस्तानी तत्व हैं उनका जो एपिसेंटर धुरी है वो मूलतः कनाडा रहा है। उसका कारण यह है कि कनाडा में जो ट्रूडो की जो सरकार रही है ना, वो इनका बहुत ज्यादा पोषण करती है और इनसे बहुत ज्यादा पॉलिटिकली जो है वो इनके वोट बैंक को अपीज करके रखना चाहती है। इसलिए खालिस्तानी फोर्सेस को ट्रूडो गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा सहयोग सहारा मिलता है। ठीक बात। और आपको याद होगा जब ट्रूडो भारत आए थे और उन दिनों अमरिंदर सिंह जी थे पंजाब में, और इंडियन गवर्नमेंट ने उनको कायदे से प्रोटोकॉल तक नहीं दिया था दिल्ली में। उसके बाद जब वो दिल्ली आए, जब वो पंजाब आए, तो इवन शुरू में तो अमरिंदर सिंह ने उनसे मिलने तक से मना कर दिया था और भारत सरकार ने बहुत ही बुरा व्यवहार उनके साथ किया था। वो तो बाद में चलिए एक जूनियर लेवल का ऑफिसर, एक मंत्री उनसे मिल लिए थे, कम से कम डिनर उनको दे दिया गया था, परंतु ही वाज लिटरली कोल्ड शोल्डर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ट्रूडो। हालांकि ट्रूडो ने उसके बाद उसके रवैये में थोड़ा सा बदलाव भी आया। उसके बाद आपको याद होगा जब कनाडा में ट्रकर्स की जब हड़ताल हुई थी जी, तो जो ट्रूडो प्रशासन हमको पाठ पढ़ाता था किसान आंदोलन के दौरान कि आप लोग जो है सिविल लिबर्टीज का ध्यान नहीं रखते हैं, हिंदुस्तान में जो है वो मानवाधिकार और ये और वो है ना, हमको जो मानवाधिकार के पाठ पढ़ाए जाते थे, जब अपने यहाँ हड़ताल हुई तो उन्होंने वो हर हथकंडा अपनाया जो हड़ताल को तोड़ने के लिए अपनाया जाता है। फिर उनको जो है वो तमाम जितना सिविल लिबर्टीज और मानवाधिकार था ना, सब भुला गए ये लोग, सब भूल गए। तो और हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान की सरकार तो शुरू से कनाडा के इस रवैये से परेशान रही है कि आपके यहां आप खालिस्तानी तत्वों को के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन गए हैं। ये एक और इस परंतु अब जो पिछले कुछ महीनों से भारत सरकार का जो रुख इन तमाम अलगाववादी तत्वों से, आतंकवादियों के प्रति जो है वो किसी से छिपा नहीं है। और मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, परसों जब हमने ये वीडियो बनाया ना, तो मुझे बहुत सारे पंजाबी लड़कों के फोन आए जी कि अरे सर आपने जिस चीज की तरफ पॉइंट आउट किया हमारा तो उस पर तक ध्यान ही नहीं गया था। इनफैक्ट हमें तो पता ही नहीं था कि पिछले कुछ महीनों में ऐसे कारनामे हुए हैं और ऐसे ऐसे लोगों का सफाया कर दिया गया है। ये तो आपकी वीडियो देख के हमें पता चला। कहते पंजाब की जनता तो था भाई एकदम मस्त है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। जो पंजाब आज से मात्र 2 महीना पहले तक बहुत ज्यादा उद्वेलित नजर आता था और बहुत ज्यादा अशांत नजर आ रहा था, और अचानक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, और अचानक बहुत अमृतपाल सिंह जी के चलते हुए अचानक बहुत ज्यादा उद्वेलित था पूरा पंजाब। मुझे ताज्जुब होता है कि पंजाब में ऐसी शांति है इस समय जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक बात। पिछले वीडियो में हमने ये कहा भी था, मैंने ही पूछा था कि साहब 6 तारीख बीत गई, आखिर 6 तारीख के दिन क्या था? ये वही पंजाब है जिसने 6 तारीख यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी, जो कि कभी एक मुट्ठी भर खालिस्तानी तत्वों द्वारा बड़े जोर शोर से उसको मनाया जाने का चलन हो गया था इधर कुछ सालों में, वो पंजाब पूरी तरीके से 6 मई को भूल गया, कुछ नहीं हुआ। जी 6 जून, सॉरी 6 जून को पूरी तरह, जी 6 जून को पूरी तरह भूल गया। तो ये क्या समझा जाए? देखिए ये किसकी कार्रवाई है? अज्ञात हमलावरों ने मारा है। इसके पहले जब हमने पिछले वीडियो में ही बात किया था कि लाहौर में भी इसी तरीके से खालिस्तानी प्रेमी की अज्ञात हमलावरों ने गोली मार के हत्या की। उसके बाद ये खांडा निपटे, खांडा के बाद अब ये निज्जर की हत्या हो गई। देखिए पंजाब आरोपित किया जाता रहा है, और आपने अभी कहा ना कि पंजाब
अशांत दिख रहा था। तो क्या ये समझा जाए कि ये जो लगातार चीजें हो रही हैं और इतने बड़े बड़े अपने आप को सो कॉल्ड खालिस्तानी कहने वालों की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन पंजाब की जमीन से इसका कोई रिएक्शन दिखाई नहीं दे रहा है? मैं बता रहा हूं ना, अधिकांश पंजाबियों को तो ये पता ही नहीं है कि कनाडा में और लाहौर में और कराची में और रावलपिंडी में ऐसा हो गया। और आप मुझे एक बात बताइए ना, अमृतपाल सिंह की जब गिरफ्तारी हुई और उस पूरे गिरोह को जो है भारत सरकार ने बिना किसी गाजे बाजे के वहां ले जाके डिब्रूगढ़ में जो है एक कोने में पटक दिया, ठीक बात, कितनी प्रतिक्रिया आई पंजाब से, ये बड़ी बात। उनके समर्थन में कितने लोग सड़कों पर उतरे। आपको कहीं सोशल मीडिया पे, किसी ट्विटर पे, किसी फेसबुक पे, किसी यूट्यूब पे कोई एक ट्वीट बता दीजिए आप पिछले 2 महीने में। बिल्कुल साहब, आखिरी जो सोशल मीडिया में भी हल्ला दिखाई देता है, चाहे ट्विटर पे हो चाहे फेसबुक जैसे मंचों पे हो, ये वही था। वो भागोए पुल्स आ गई, पुल्स आ गई। उस पुल्स आ गई, पुल्स आ गई के बाद कोई भी ऐसी चीज सोशल मीडिया में देखने को नहीं मिली। रामदास जी, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या यही है, या जो मैं समझ रहा हूं, क्या मैं ठीक समझ रहा हूं कि ये कुछ मुट्ठी भर या उंगलियों पर गिनने जाने वाले कुछ लोग थे, या कुछ ग्रुप्स थी, कुछ मानसिकताएं थी, जो कि या तो स्पॉन्सर्ड तरीके से या अधकचरा ज्ञान रख के सहानुभूति के तौर पर पंजाब की जो अमन और शांति वाली जनता है, जो भारत को मजबूत करने के लिए हाड़तोड़ मेहनत करती है, चाहे वो अन्न उगाना हो चाहे मशीन, मतलब हर तरह का योगदान देती है, उसके चेहरे पर कालिख लगाने का प्रयास था, जिसको कि पंजाब का समाज लगने नहीं दे रहा है। देखिए, इनफैक्ट ना, सच ये मैं आपको बताऊं कि पंजाब अपनी अलग ही समस्याओं से जूझ रहा है, और सच ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को इन सब चीजों के लिए उसके पास समय ही नहीं है, और ये उनके एजेंडे में ही नहीं है। हाँ, सच्चाई ठीक। ये है, ये तो कुछ गिने चुने चंद लोगों का एजेंडा है, जिसको कि वो कोशिश करके मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करते हैं एजेंडा। परंतु आज पंजाब की जो सबसे बड़ी समस्या है कि भैया उनकी एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस्ड है। पंजाब की खेती की जो ईल्ड है और लागत है वो बढ़ती जा रही है, और ईल्ड जो है कम होती जा रही है, रेट्स डिस्ट्रेस्ड हैं, और भारत सरकार का भी कुछ ऐसी पॉलिसीज है कि भारत सरकार जो है सिर्फ हरियाणा और पंजाब के भरोसे नहीं रहना चाहती, तो वो एमपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स को एग्रीकल्चरली बढ़ावा दे रही है। पहले पहले जो प्रोक्योरमेंट ज्यादातर सिर्फ हरियाणा पंजाब तक ही होती थी गेहूं धान की, अब वो प्रोक्योरमेंट पे उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश और राजस्थान भी बहुत मेजर पोर्शन वहां से आ रहा है। ठीक बात। और कुछ जो है रेट्स बहुत स्टेबलाइज हुए हैं इंडिया में, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के रेट्स जो हैं वो बहुत स्टेबलाइज हुए हैं। जैसे कि पिछले 2 साल जो है तिलहन में बहुत तेजी थी, सरसों, सोयाबीन, और यहां तक कि आपका जो सूरजमुखी है, सरसों जो है सब 8500 रुपए क्विंटल तक बिक गई है 2 साल पहले। आज वही सरसों 4200 बिक रही है। सेम हालत अपनी सूरजमुखी की हुई है। जो सूरजमुखी 8 साढ़े 8 तक बिक गया, या जिसका एमएसपी जो है 6200 6400 रुपया है, वो मार्केट में 42 से 44 बिक रहा है। क्योंकि इधर यूपी सॉरी देश के किसानों ने जब से ये तेल, खाद्य तेल महंगा हुआ था ना, तो डाइवर्सिफाई भी किया है, और तिलहन का रकबा भी बहुत बड़ा है, तिलहन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है पिछले 3 साल लगातार। तो अब दलहन में भी यही स्थिति है। तो इंटरनेशनली रेट स्टेबलाइज हुए हैं। इस साल आलू का रेट नहीं मिला है, तो पंजाब का किसान डिस्ट्रेस्ड महसूस कर रहा है,
और दूसरी बात है, इन किसान नेताओं ने किसानों को बेवकूफ बना के जो कृषि कानून वापस कराए, उसका खामियाजा अब पंजाब के किसान भुगत रहे हैं। जी पिछले दिनों एक जुमला चल रहा था कि पंजाब का किसान जो है अपनी शिमला मिर्च 1 रुपया किलो मंडी में बिक रही थी, इसलिए सड़कों पे फेंक रहा था। तो कोई कोई ऐसा एक धरना हुआ था, तो उसमें पंजाब के क्या कोई किसान नहीं आया, तो लड़कों ने मजाक उड़ाया कि अरे पंजाब का किसान तो आया नहीं। बोला किसान अपनी शिमला मिर्च जो है मंडी में बेचने की कोशिश कर रहा है? तो कृषि कानूनों को रद्द करने की वजह से किसानों को जो नुकसान होना है वो अब दिखाई देना शुरू हुआ है कि जब प्राइवेट प्लेयर्स को आप डिस्करेज करेंगे, हैं, तो फिर जब आप मंडी के भरोसे रहेंगे, तो फिर भैया मंडी के अगर भरोसे रहेंगे तो फिर किसान को तो दिक्कत होगी। ठीक है। तो वो किसान, वो कानून जो कि असल में किसानों के हक में थे, उनको तो इन्होंने आंदोलन करके वापस दिलवा दिया। तो सब पंजाब के किसान बेचारा अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, पंजाब का युवा अपने वीजा के चक्कर में दौड़ लगा रहा है ना? सही बात। पंजाब का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और जो व्यापारी वर्ग है वो वैसे ही परेशान है, पंजाब में इंडस्ट्री नहीं आ रही। ठीक बात। पंजाब की पूरी इकोनॉमी थी वो एनआरआई बेस्ड थी। हर सर्दियों में एनआरआई लाखों की संख्या में आते थे और करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके जाते थे यहाँ। अब एनआरआई ने आना बंद कर दिया, बल्कि वो यहाँ से पैसा लेके बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे अब एनआरआई आता है तो पंजाब की जमीन बेचने आता है, पंजाब का अपना मकान बेचने आता है। तो पंजाब का जो व्यापारी वर्ग है उसकी अपनी अलग समस्याएं हैं। तो उनको सब इन पतवंत सिंह पन्नू और निज्जर के एजेंडे से कोई मतलब है नहीं। और वो जो सड़कों पे जो 1000-2000 आदमी उत्पात करते दिखते हैं ना जी सर, वो 1000-2000 आदमी है। सच ये है। और भावनाओं को आप कुछ समय तक उभार सकते हैं, महीना 2 महीना के लिए, 2-4 दिन के लिए, तो सर फिर अंत में जाके भावनाएं भी तो अपना लेवल ढूंढ लेती है ना। वो रोज की नून तेल लकड़ी की समस्याओं में उलझ जाती हैं। ठीक बात। तो निज्जर साहब, देखिए फिर मुंह से साहब ही निकल रहा है, ये तो हमारे संस्कार हैं। चलिए, तो निज्जर साहब फौत हो गए। पंजाब की जनता को कोई असर नहीं है सर, कोई फर्क है? वो अमृतपाल सिंह बेचारे वहां इमली का पानी के साथ भात खा रहे हैं। पंजाब में तो हमने कोई आंदोलन नहीं होते देखा कि अमृतपाल सिंह को मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग मक्खन पा के खिलाओ, गवर्नमेंट बहुत अत्याचार कर रही है साडे मुंडे नू। इमली, सर वाकई इमली के पानी के साथ भात कैसे घोटाता होगा बेचारे पंजाबियों को। सर, मेरा अनुभव है, मैं यहाँ पर अखमी भोजन संस्कृति का कोई निरादर करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन तमाम और चीजों के साथ जो वहाँ का श्रमजीवी वर्ग है, जो मेहनत कश मजदूर का वर्ग है, जिसके लिए कि आप समझ सकते हैं कि थोड़े से संसाधनों के बीच भोजन जुटाना है, तो एक जो वहाँ का मजदूर क्लास है ना, मैं जिस अपार्टमेंट में रहता था, तो मैं नीचे जो हमारा वॉचमैन था वो पूरे बिल्डिंग की देखरेख भी करता था, तो मैं कभी कभी, मेरा स्वभाव है तो मैं उसको मिलने चला जाता था, तो उसको कभी कभी अपने किचन में भी बुलाता था कि तुम ले जाओ, ये ले जाओ। तो सच बताऊं, इमली उसको पानी में बॉयल और उसमें जोलकिया थोड़ा सा, मतलब हरी मिर्च और नून नमक, कुछ नहीं मिलता है तो भात बना लेगा। भात में से माड़ वो निकालते नहीं ताकि वो थोड़ा सा स्टार्ची रहे, और उसमें वो डाल के गुजारा हो जाता है ऐसे। तो ये हमारा कहीं से मजाक उड़ाने वाला, लेकिन ये बात तो मतलब अगर छोटे, यानी मैं कहूं सस्ते बेंडरा वाले है ना, उनके लिए अगर 3 टाइम सर भात और इमली, भात और इमली, भात और इमली, तो सर इतना बड़ा डूब का बाट है। लेकिन ये सीधा सीधा समझ में आया कि पंजाब का समाज जो है इसको डूब का बाट नहीं समझा। ये बिल्कुल वही बात है। सर, पंजाब, मैंने कहा ना, अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है। उसको अमृतपाल सिंह जी का थाली में आज क्या मेनू है, क्या परोसा जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। वो अपनी थाली को लेकर परेशान है।
क्या बात, बहुत बड़ी बात आपने कही। हाँ, तो सर आखिर ये बताइए, जब पंजाब का समाज, पंजाब का किसान, पंजाब की जनता अपनी थाली को लेके, उसकी अपनी सरोकार है, हम ये नहीं कह रहे कि वो दरिद्रता में जी रहा है, लेकिन उसको अपने सरोकारों से उसको मतलब है, उसके अपने सरोकार इतने हैं कि उसको किसी अन्नू पन्नू, किसी निज्जर, किसी सिज्जर से कोई मतलब नहीं है, किसी अमृतपाल से वो नहीं मतलब रखता है। लेकिन ये विदेश में बैठ के लगातार आप देखिए ना, चाहे वो लाहौर पाकिस्तान हो, चाहे यूके हो, चाहे कनाडा हो, वहां पर बैठ के और ये खालिस्तान टाइगर फोर्स जैसी चीज बना के और हरकतें जारी रखना, कहीं खालिस्तान लिबरेशन फोर्स बना के हरकतें जारी रखना। सर क्या इनको अपने समाज की चिंताओं का पता नहीं है? या तो ये जो भी मिट्टी भर लोग हैं। सर वो उसका मैं बताऊं, इनका जो मेन धंधा क्या है सर, ये वहां पे ना, आपने ध्यान दिया होगा कि इन श्रीमान जी की हत्या जो है एक गुरुद्वारे में हुई है। बिल्कुल। गुरु नानक सिख टेम्पल बोला जा रहा है उसको, गुरु नानक सिख गुरुद्वारा, गुरुद्वारा वो जो नाम है उसका नाम है गुरु नानक सिख गुरुद्वारा। और ये निज्जर जो है वो वहां का अध्यक्ष था उस गुरुद्वारे का। और एक और आतंकी से उसका अभी रिसेंटली गठजोड़ हुआ था, उसका वो था दशमेश दरबार जी। मोनिंदर बॉयल करके कोई व्यक्ति के एक और था उसके साथ। तो ये दोनों दो गुरुद्वारों के अध्यक्ष हैं। और सर ये वहां से करते हैं बहुत मोटी फंडिंग इकट्ठी। ठीक है। यही तरीका है आपके वो पतवंत सिंह पन्नू का अमेरिका में, वो वहां बैठ के इनाम रखता रहता है। अब उसने बोल दिया यहाँ पे कि जो लड़का जो है वहां पे रख के वो लाल किले पे झंडा चढ़ाएगा उसको $2.5 लाख इनाम दूंगा। तो ₹2.5 नहीं दिए, वो बेचारे लड़के अब तक जेल में हैं। पतवंत सिंह पन्नू ने उनको लाल किले पे चढ़ा दिया झंडा लेके, वो बेचारे चढ़ गए, फिर पकड़ लिए गए, फिर बहुत कड़ी धाराओं में उनको जेल में बंद कर दिया गया। उस बेचारे उन फैमिली को ₹2.5 नहीं दिए पतवंत सिंह पन्नू में, और उसके नाम पे फंडिंग करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स खा गया खुद। अच्छा, और सुन लीजिए, वो एक कपड़े का छोटा सा रेडीमेड दुकान का व्यापारी था जी। वो अमृतपाल सिंह की बातों में आके, और ये भी न्यूली मैरिड, उसका 2.5 साल का बच्चा है, इनकी बातों में आके उसने वो सूरी की को गोली मार दी। गोली मार। अब वो श्रीमान जी जेल में है, अब उनकी सारी जिंदगी जेल में बीत जाएगी। एक जवान पत्नी है, बच्ची, शी वाज हार्डली 22-24 साल की बच्ची है वो, उसकी वाइफ जो है 1.5 या 2 साल का उसका बच्चा था। खुद भी वो मुश्किल से 26-27 साल का लड़का है, अब वो जेल में है। तो सर बात यह है कि ये लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपनी दुकानदारी के लिए निरीह भोले भाले लोगों को भावनाओं के इस पे चंग पे चढ़ा के ये उल्टे सीधे काम करा देते हैं, खुद मौज लेते हैं, और यहाँ बेचारे जो है अब उनको कोई पूछने वाला नहीं। अब वो वहां पे, एक मिनट, डिब्रूगढ़ में जो 7 लोग बैठे हैं उनके एनएसए को चैलेंज करने के लिए आज जो है, कल दिल्ली में कोई याचिका दायर हुई है जी। कि एनएसए लगा, उचित लगा, क्या लगा, जैसे भी है। आज उनको कोई पूछने वाला नहीं था। आज पंजाब में कितने लोग चिंतित है, कितने लोगों ने खाना छोड़ दिया कि अमृतपाल भाई जो है उन बेचारे को जो है चावल के साथ, इमली का पानी के साथ चावल खाना पड़ रहा है, तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। या हमने तो कहीं नहीं देखा कि पंजाब में सब लोगों ने इमली के पानी के साथ भात खाना शुरू कर दिया हो भाई की सॉलिडारिटी में। क्यों? ठीक बात, ठीक बात। और यहाँ हम डिस्क्लेमर एक बार फिर दोहरा दें, इसके पहले भी हमने ये डिस्क्लेमर दोहराया था ये चर्चा शुरू करते समय, कि जब भी हम इन लोगों को जी कह रहे हैं या साहब कह रहे हैं, तो कृपा करके हमारे दर्शक इस बात को समझे कि ये व्यंग है, और निश्चित रूप से ऐसे तत्वों को जी कहने का दिल किसी का नहीं करेगा। आप सबकी भावनाएं, सभी दर्शकों की, जो लोग भी, बहुत सारे कमेंट मैंने देखे, जो भी दर्शकों की ये भावनाएं हैं
भावनाओं को हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये एक बातचीत का एक व्यंग्यात्मक लहजा होता है। और वो चाहे बाबा रामदास जी का हो चाहे मेरा हो, आप समझ लेना कि जिसको लोग बहुत हिकारत से देखना चाहते नहीं हैं, नहीं कई बार सर, लहजा ये होता है कि आइए साहब, बैठिए साहब, है ना? एक जी। मिनट एक मिनट, मैं तो अभी एक बार जी लगा रहा हूं ना। इससे पहले मैंने एक बार ऐसे ही एक बड़े आतंकी की चर्चा करते समय, या अक्सर आपने देखा होगा मुख्तार अंसारी या ऐसे माफियाओं की चर्चा करते समय, मैं श्री श्री 108 श्री परम आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय है, ऐसे ऐसे विशेषण भी लगाता हूं। बिल्कुल तो बिल्कुल ये तो शुक्र मनाइए कि हम सिर्फ एक बार जी और ताब लगा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। हैं? अब यहाँ पर रामदास जी, मैं एक चीज पूछूंगा। आपने एक अच्छी बात जो पॉइंट आउट की इसमें, आपने कहा कि पंजाब की जनता के पास इतना न फुर्सत है, न समय है, न उनको इतना ये तवज्जो के काबिल हैं कि इनको तवज्जो मिले या इनका ध्यान करे, वो संज्ञान ही नहीं लेना चाहती। लेकिन उसी के साथ आप जब ये कहते हैं कि ये दरअसल अपना कारोबार कर रहे हैं और उनके नाम पर या इस तरह के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करके वो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये होता है कि वो कौन सी मानसिकताएं हैं, वो कौन से लोग हैं जो यूके, यूएसए या कनाडा में इनको लाखों लाख डॉलर दे देते हैं? कौन है वो लोग, क्यों दे देते हैं? सर बात यह है ना कि कनाडा, यूके और इंग्लैंड और अमेरिका और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ जो सिख डायस्पोरा है ना, वो एक अपराध बोध से ग्रस्त है। वो उनके सबकॉन्शियस में ये एक अपराध, ये हीन भावना बैठी है कि वो अपना देश अपना धर्म छोड़कर एक विदेश की धरती पे चले आए हैं। तो वहां जाके वो जैसे नया मुसलमान ज्यादा अल्लाह अल्लाह करता है और ज्यादा प्याज खाता है, नया मौलवी ज्यादा प्याज खाता है जी। तो उसी तरह ये लोग जब एनआरआई जब वहाँ इंग्लैंड अमेरिका में बैठ जाते हैं ना, तब इनको धर्म थोड़ा ज्यादा याद आता है। और इन सब ने वहां पे धार्मिक संस्थाएं बनाई हुई हैं, और उन धार्मिक संस्थाओं के नाम पे ये, अच्छा एक चीज और है थी, इनका एक मॉडस ऑपरेंडी है, वो बहुत जबरदस्त है। पहले उसको समझ लीजिए कि क्या है कि जब इनका जो रिक्रूटमेंट का जो टेक्निक है ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। होता क्या है कि जब जो ये पंजाबी लड़का जब विदेश जाता है ना, तो ज्यादातर जो है ना फर्जी तरीके से जाते हैं। स्कॉलरशिप पे नहीं जगह जाते हैं, पढ़ने जाएंगे तो बाप का 1 बीघा 1 एकड़ बेच के जाएंगे, हवेली बेच के जाएंगे, माँ के गहने बेच के जाएंगे, हैं? या इलीगल तरीकों से गए हैं, कोई डंकी लगा के गया है, कोई कैसे गया है, कोई कैसे गया है। तो वहां पे जाके बहुत एकाकी बड़ा डिप्रेस्ड जीवन जीते हैं, घर से दूर, परिवार से दूर, माँ बाप कर्जे में है, माँ बाप को लग रहा है कि बस बस अब तो लड़का जो वहाँ अमेरिका चला गया है तो वहां तो डॉलर का पेड़ लगा है, सुबह उठते ही खाली जैसे बकरी के लिए हम लोग पत्ता तोड़ते हैं, मेरा बेटा डॉलर बरस रहा होगा। वहां जाके बेटा देखता है कि तला यहाँ तो खुद ही खाने के लाले पड़े में, पेट भर भोजन नहीं मिल रहा है। माँ बाप उधर सोच रहे हैं कि लड़का तो अब अमेरिका में चला गया, अब तो हमारा पति हो गए। तो जब वो डिप्रेशन में वहां जी रहा होता है ना अकेला, ऊपर से मौसम की मार है, महीना महीना भर सूरज नहीं निकलता है, तो सर वो बहुत डिप्रेस्ड होता है। तो ये सब जो है ना, उनको वहां पे रोने के लिए कंधा सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं। कोई नहीं पुत्र अच्छी है गए ये बात है। और बहुत से लोग तो वो कहते हैं कि अच्छा गुरुद्वारों में इफरात खाना है, कहते कोई बात नहीं, खाना हमारे यहाँ खाओ पेट भर, सोने की व्यवस्था बस कर लो। तो एक ही कमरे में 10-10 लड़के पड़े हैं और गुरुद्वारे में खाना खाते हैं। अब आपको अगर गुरुद्वारे में खाना खाना है तो यहाँ तो बाल वाल कटा के एकदम बुलबुली झाड़ के रहते हैं, तो वहां पे अब चूंकि गुरुद्वारे में खाना खा रहे हैं, सारा मॉरल सपोर्ट वहां से मिल रहा है, सारा हर किस्म का सपोर्ट गुरुद्वारे से मिल रहा है। तो सबसे पहले तो अरे यार केश तो रख लो, तो सबसे पहले दाढ़ी बढ़ाते हैं, क्योंकि उनका खाना खा रहे हैं, कर्जदार हैं उनके, उनसे मॉरल सपोर्ट मिल रहा है, वो रोने के लिए कंधा दे रहे हैं। ठीक बात।
तो सबसे पहले उनके इन्फ्लुएंस में आके दाढ़ी बाल बढ़ाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि अरे भाई गुरुद्वारे में कोई ढाबा थोड़ी ना खुला है कि गए और खाना खा के हाथ पोंछ के जो है पीछे पिछवाड़े पे हाथ पहुंचे और चल दिए, नहीं। तो एक आध घंटा गुरुद्वारे में बैठ के प्रवचन सुनो, वहां गुरुद्वारे की सेवा करो, तुम भी आलू प्याज छीलो, है ना, तुम भी प्लेट प्लेट धो, तब ना भोजन मिलेगा। तो कहने का मतलब दे स्पेंड, हाँ। तो वहां पे जब अब आप जब गुरुद्वारे में जब घंटा 2 घंटा 4 घंटा बिताएंगे तो फिर उनका एजेंडा भी तो चलेगा। तो एजेंडा है अलगाववादी, एजेंडा है अलगाववादी, है ना। जी। तो सर, तो जितना एनआरआई वहां गया है सब उनके इन्फ्लुएंस में इसलिए रहता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। फिर धीरे धीरे जब कमाने लगता है तो वो कर्जा चुकाने लगता है, पैसे भी देता है। ठीक बात। हाँ। ठीक तो बात। इसलिए हर अलगाववादी आतंकी का वहां एक गुरुद्वारा है। ठीक बात। और आपने तो बिल्कुल गिना दिया, और ये निज्जर ही जिस गुरुद्वारे के सामने मारा गया है उसी का अध्यक्ष था। हाँ। तो एक तरह से ये रिलीजियस सेंटिमेंट जो है उसको उभार के, और आपने जैसे बातचीत में हम दोनों ने कहा कि ये वही कुछ अंदाज है कि नया मौलवी प्याज ज्यादा खाता है, तो अपना देश छोड़ के, अपनी संस्कृति छोड़ के, अपनी जमीन छोड़ के, अपना पंजाब छोड़ के, ये सब जब बाहर होना होता है तो वहां फिर पूरा धर्म, अपना गुरु और अपनी परंपरा, अपना केश, अपना वो सारा कुछ याद आता है। हालांकि ये बहुत बड़ा पाखंड है, और ये पाखंड के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन दुख तब होता है जब इन्हीं चंद लोगों की वजह से, इन्हीं कुछ गंदे लोगों की वजह से समूचा भारत या शेष भारत अपने पंजाब के लिए, अपने पंजाब के बारे में एक गलत धारणा बना लेता है ना। वो भी एक बड़ी तकलीफ देह बात होगी। और आप तो पंजाबी समाज से नजदीकी से जुड़े हुए हैं, इस बात की टीस कभी आपको पंजाब के उस समाज में दिखती है कि नाहक हुए बदनाम? देखिए साहब, एक बात बताऊं, एक बहुत कड़वी सच्चाई है जिसको आज सिख समाज कितनहू नकार ले, पर सर जो रूट्स होती है ना, उनसे आप कितना कटेंगे। सर सिख समाज की रूट्स तो आखिर हिंदुत्व में ही है। इट इज एन ऑफशूट ऑफ हिंदुइज्म। इसको आप कितने दिन नकार लेंगे। और सर आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, खुद से नहीं बोल सकते। और सर अगर आप बहुत पुराने इतिहास में मत जाइए, थोड़ा सा 10, 20, 30 साल पहले चले जाइए, तो इन्हीं गुरुद्वारों में देवी की मूर्तियां थी सर। इन्हीं गुरुद्वारों में आज भी हवन होता है, आज भी बहुत से निहंग डेरों में हवन होता है। आप भैनी साहब गुरुद्वारे में चले जाइए, वो नामधारियों का जो हेडक्वार्टर है भैनी साहब में, वहां तो बाकायदे हवन होता है। तो सर आप अपने दादाजी का नाम कितना हो रबड़ से मिटाइए, रहेंगे तो वही दादा। बस सही बात। वंशावली से कितना मिटा दीजिए आप। बिल्कुल सही बात। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। और सर वो जो खून है ना, वो तो अंदर हिलोरे मारेगा। अरे सर एक बात बताऊं आपको, कभी मुसलमानों से दिल खोल के बात कीजिएगा वो भी स्वीकार करते हैं कि अरे भैया इसमें कोई दो राय है ही नहीं है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। क्या हमारे पूर्वज हिंदू थे, हम ब्राह्मण थे। वो बड़े गर्व से कहते हैं। अच्छा, अपनी ठकुराई को, अपने ब्राह्मणत्व को वो आज भी छोड़ना नहीं चाहते। मुसलमान होने के बावजूद वो अपना जो ब्राह्मण श्रेष्ठतावाद है ना, उसको आज भी नहीं छोड़ना चाहते।
ये आपने बहुत मजेदार प्रसंग छेड़ा। वो अपने ठाकुर पुणे को वहां कैसे नहीं हाँ छोड़ना चाहते, तो वहां खान होते हैं। और वो अपने हाँ ब्राह्मणत्व को कैसे नहीं छोड़ना चाहते, तो वहां शेख, सैयद, रिजवी होते हाँ हैं। हाँ चाहे वो शिया कह लीजिए, चाहे वो सुन्नी कह लीजिए। इस पर मैं अगर बात पे आऊंगा तो फिर लंबी हाँ, बात वो निकल जाएगी। चालीस इस पर 40 एक मिनट अलग का चर्चा, वीडियो बनेगा। बिल्कुल इस पे हाँ मैं एक अलग चर्चा आपके साथ करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इसको खूब जिया है एक संस्कृति कर्मी के रूप में, और एक है ना कल्चरल एक्टिविस्ट के रूप में। मैं इन चीजों को खूब जिया हूं, अपने निजी संबंधों में जिया हूं। और हाँ उसी के साथ मैं आपको ये बताऊं सर, 80 का दशक, जब पंजाब में पुराने खालिस्तानी आतंकवाद का एक दौर था, उस दौर में मेरे इंटर में पढ़ने का दौर हुआ करता था, और मैं आज के उत्तराखंड और उसकी जो बेल्ट है, तराई बेल्ट, उधम सिंह नगर, किच्चा, सितारगंज, खटीमा, जसपुर, गदरपुर, बाजपुर, वहां मैं रहा हूं। और मैंने मतलब लगातार मेरी घुमाई फिराई, और आज भी मेरे मित्र वहां पर हैं सर। उस समय भी, उस गाढ़े वक्त में भी, जब चलती बसों से उतार उतार के हत्याएं की इन आतंकवादियों ने, उस दौर में भी ये चिंता हमेशा रहती थी। और मैं, जैसे कंजके खिलाना, कन्या खिलाना, ये सब परंपरा जितना पंजाब से निकल के आया है ना, और पंजाब जब कहते हैं तो वहां आप सिख और जो मोना पंजाबीज हैं उनको अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, वो साझी विरासत है। ये सारा कुछ आपने 20 साल कहा, बिल्कुल सही बात है। इसको तो हमने व्यक्तिगत रूप से जीते हुए देखा है। तो कहीं भी अपनी जमीन से, अपने जो एक्चुअल, वो कहते हैं ना कि नाभ, जो आपकी नाभ नाल जहां से जुड़ी हुई है, आप उसको काटेंगे तो फिर आपके चेहरे पर वो रौनक नहीं रह जाएगी। और शायद ये एक टीस आपने जो कही, वो बात तो बिल्कुल है। अब सर, इसको अगर मैं कहूं कि आप चलते चलते कंक्लूड करें, हम इस पर नहीं जाएंगे कि एजेंसियां क्या काम कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, लेकिन ये बात तो है सर कि लाहौर से चली वो घटना और समाचार, कभी ये मार दिए गए, कभी वो मर गए, कभी वो निपट गए। सर, ये रिश्ता कुछ तो कहलाता है, कुछ तो है सर। हाँ हाँ है, पर उस पर चर्चा करना उचित नहीं नहीं है। कर सकते हम, बिल्कुल सही हाँ बात है। तो मुझे लगता है कि पंजाब धीरे धीरे, पंजाब की जो असली भावना है सबको साथ लेके चलने की, यहां तक कि सांस्कृतिक रूप से अगर मैं कहूं कि नेता, जैसे होता है ना कि किसी ग्रुप का नेता, तो सांस्कृतिक रूप से अगर लीडरशिप करने वाला है भारत का, तो वो पंजाब उनमें से एक है। इतना रिच कल्चर है, चाहे क्या साहब, क्या खाना, क्या पहनना, क्या बोलना। पंजाबी बोलता भी है तो इस अंदाज में बोलता है कि अगर एक हड्डी का आदमी हो, चुपचाप बैठा रहे, बड़ा निराश हो, तो पंजाबी सुन के बिल्कुल तन जाता है ना। तो ये सारी मतलब बिना पंजाब के और बिना पंजाबियत के, मेरे ख्याल से भारतीय संस्कृति की कल्पना ही अधूरी होगी। तो ये मुट्ठी भर लोग, मुझे लगता है कि इनको पंजाब और पंजाब की जनता सीरियसली नहीं ले रही है। अगर चलते चलते आपको जोड़े तो अच्छी बात। नहीं, बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत लंबा वीडियो हो गया आज जी। इसी के साथ दर्शकों, आपसे लेते हैं अनुमति, और हमारे साहब को व्यंग समझिए, एक बार फिर डिस्क्लेमर देके जा रहे हैं। आप सभी को नमस्ते। रामदास जी, आपको भी प्रणाम। प्रणाम, नमस्कार, सभी दर्शकों का अभिवादन।